Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So this is another lecture on current affairs. This is lecture number 9. इससे पहले हमने 8 lectures cover कर दिए. I will recommend all of you जिन्होंने वो देखे नहीं हैं please go watch them. उनमें मैंने ट्राई किया है कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनको मैं इंक्लूड करूँ. ऑल राइट, सो लेट्स गेट ऑन टू आर टुडेज़ लेक्चर. इससे पहले मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको बोला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क का, डोंट वरी, आई विल गेट दैट MCQ सेशन वेरी सून. सो आप ये मत सोचना कि फिर से MCQ इस पे आ गया, उसके ऊपर भी MCQ आ जाएगा. नॉट टू वरी, ये मेरा हेडेक है, आप लोग इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना. फाइन, ऑल राइट. सो लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो आपको इसमें स्टेटमेंट्स दिए और आपने बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है. ये दो स्टेटमेंट्स हैं. ओके, लेट्स रीड व्हाट आर द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1, Island Development Agency is headed by the Prime Minister. So Island Development Agency है जिसको head करता है Prime Minister. That this is your option number 1. ठीक है. Your second statement is the weightage of each state in GST Council is equal. Okay, so which of the above statement is or are correct? Is it option number 1 only 1? Option number 2 is it second only? Option number C is it both A and B? Or option number D it is neither 1 nor 2? अब सबसे पहले याद रखना जो weightage होता है each state का in the GST Council it is equal. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो आपका GST काउंसिल में जितने भी वेटेज होता है ईच स्टेट का इट इज़ ऑलवेज इक्वल. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट. अब एवरी डिसीजन विच इज़ टेकन बाय द काउंसिल एट अ मीटिंग, उसमें जो मेजॉरिटी होती है इट शुड नॉट बी लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स. मतलब जितने वहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग है उनको कम से कम भी 3/4 जो है उनका मेजॉरिटी उससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी जो है उसके ऊपर डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है. और वेटेज जो है वो ईच स्टेट का GST काउंसिल में इक्वल रहता है. ठीक है, सो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बट वी येट हैव टू सी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट और नॉट. नाउ फॉर ऑप्शन नंबर 1, जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, सबसे पहले जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है ये आप याद रखिएगा, ये बना था आपका जून 1, 2017 में. सो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी इट वाज डेवलप्ड और फॉर्म्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट व्हेन जून 1, 2017. फॉर वॉट? आइलैंड डेवलपमेंट नाम है तो ऑब्वियसली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आइलैंड्स, राइट. एंड यू नीड टू रिमेंबर कि इसको हेड या इसको चेयर कौन करता है, कहीं कहीं पे चेयर्ड भी आता है. सो चेयर्ड और हेडेड बाय हु? इट इज़ नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर. ठीक है, सो जो यूनियन होम मिनिस्टर होता है वो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी को हेड करता है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर. मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 सही है. मतलब क्या हो गया इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज ओनली सेकेंड. फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding what Financial Action Task Force FATF. FATF के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो है, आई विल लिंक इट इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच बिकॉज FATF हैज़ एक्सट्रीमली बीन इन न्यूज़. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको रिटेन किया गया है कि भैया आप ग्रे लिस्ट में रहो और उधर ही रहो. क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको काम करने को कहा था वो अभी तक आपने किया नहीं है. Okay, so Financial Action Task Force is an intergovernmental body established on the initiative of G20, मतलब group of 20 nations. ठीक है. Option number 2, it is a policy making body which works to generate the necessary political will to bring about regulatory reforms in areas of money laundering and terrorist financing. Statement number 3, so ये है, ओके स्क्रीनशॉट आ गया, नो वरीज. ओके, ऑप्शन ये है स्टेटमेंट 1, ये है स्टेटमेंट 2, ये है स्टेटमेंट 3. सो स्टेटमेंट 2 क्या आ गया कि इसमें क्या होता है, एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, किसके रिगार्डिंग है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर है. ऑप्शन नंबर 3, FATF का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है? वहीं पे है जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर्स है. ठीक है. अब ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले आप याद रखिएगा जो आपका OECD है उसका फुल फॉर्म क्या है? OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर
इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है. हेडक्वार्टर्स, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस. ठीक है. हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस में है. और आपका जो FATF है उसका भी सेक्रेटरीट कहाँ पे है, पेरिस में है. मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा, सही हो गया. और हमको ये भी पता है कि जो FATF है वो किसके साथ डील करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ डील करता है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के साथ डील करता है. सो ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. व्हाट अबाउट स्टेटमेंट नंबर 1. अब आपको याद रखना है फाइनेंस जो FATF है बिल्कुल सही लिखा है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. फाइन. अब डेवलप क्यों हुआ था, डेवलप किया गया था, ये इनिशिएटिव G20 नेशंस का नहीं था, ये इनिशिएटिव G7 नेशंस का था. ठीक है. सो FATF की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में बाय द G7 नेशंस. फाइन. इसी के साथ जब ये बना था उस टाइम पे इसका मेन फोकस वाज ओनली मनी लॉन्ड्रिंग. क्या था इसका मेन फोकस, मनी लॉन्ड्रिंग का था. लेकिन 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, लेटर ऑन 2001 में इन्होंने ऐड किया कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ये लोग कॉम्बैट करेंगे या उसको कर्ब करेंगे. ठीक है. सो 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो था उसको इंक्लूड किया गया. इसी के साथ 2012 में इन्होंने बोला दैट दे आर गोइंग टू काउंटर उन फाइनेंसेस को भी जिससे पॉलीफिरेशन होता है. पॉलीफिरेशन का मतलब क्या हो गया, लेमैन की भाषा में याद रखें तो सिर्फ इतना याद रखना, पॉलीफिरेशन का मतलब होगा किसी चीज़ का बढ़ जाना. सो पॉलीफिरेशन ऑफ व्हाट, वेपन्स जो केपेबल हैं, वो वेपन्स जो केपेबल हैं मास डिस्ट्रक्शन के लिए. ठीक है. जो केपेबल है मास डिस्ट्रक्शन के लिए, उन वेपन्स की भी फाइनेंसिंग को रोकना. सो क्या क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और उन वेपन्स की फाइनेंसिंग जो क्या कर सकता है, मास डिस्ट्रक्शन को लीड कर सकता है. ये कब हैड हुआ था, 2012 में हुआ था. started in 1989 with money laundering. 2001 में added what, added terrorist financing, and 2012 में they added financing of those weapons which have the tendency or they are capable for the for mass destruction. उनका proliferation को रोकना. Where the secretariat is at your Paris, just like your OECD. ठीक है. OECD के जैसे इसका भी कहाँ पे आपका पेरिस में है. ठीक है. All right. Question number 3. Question number 3 is, the land around Persian Gulf are shared by Iran, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar. I will recommend all of you कि आप प्लीज़ इसका मैप खोलिए पर्शियन गल्फ का और उसको आप देखिएगा. नाउ अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें तो पर्शियन गल्फ क्या हो गया, इट्स अ गल्फ और उसके आगे पीछे की जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस पर्शियन गल्फ की बाउंड्री को टच करती है. उसमें ईरान भी है, इराक भी है, बहरीन भी है, सऊदी अरबिया भी है और कतार भी है. फाइन. सो द ऑप्शन इज सी. 1 2 3 4 5 ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. नाउ इफ आई से गल्फ कंट्रीज कि इनमें से गल्फ कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो उसमें ईरान नहीं आता है क्योंकि जो पर्शियन गल्फ वाली जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो आपकी कौन सी साइड पे आ गई, आपकी राइट हैंड साइड पे आ गई. जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ईरान है उसको हम गल्फ कंट्री नहीं मानते हैं. बट क्या वो पर्शियन गल्फ को सराउंड करती है, येस वो करती है, बट इट इज़ नॉट अ योर गल्फ कंट्री. सो गल्फ कंट्रीज़ कितनी है आपकी, 7 है. राइट. पर्शियन गल्फ को सराउंड करने वाली कंट्रीज़ 8 हैं, गल्फ कंट्रीज़ आपकी 7 हैं. नाउ अगर आपने सुना होगा तो गल्फ काउंसिल भी है आपका, इसके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो है, आई विल लिंक इन टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ देख लेना. उसमें आप याद रखिएगा, अब इराक इज़ अ गल्फ कंट्री, सो ऑल द गल्फ कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ योर गल्फ कॉरपोरेशन या जिसको हम अरब नाटो भी कहते हैं. एक्सेप्शन इज़ ओनली वन, दैट इज़ इराक. Iraq, being a Gulf country, is not part of your Gulf Council. ठीक है, वो अरब नाटो का पार्ट नहीं है. लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया गल्फ, पर्शियन गल्फ, तो येस उसमें इराक भी आएगा और उसमें ईरान भी आएगा. फाइन. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 4.
Question number 4 is yeah. Protected Protected Planet Report 2020 was released by which of the following? Number 1, was it United Nations Environmental Program or simply UNEP? Bombay Natural History Society BNHS, WWF, that is your Worldwide Fund for Nature, or FAO, that is United Nations Food and Agriculture Organization. याद रखना, ये जो आपका प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है 2020 का, ये रिपोर्ट अंडरलाइन करता है प्रोग्रेस जो वर्ल्ड ने किया है. किसके तरफ किया है? वर्ल्ड ने किया है टूवर्ड्स द एम्बिशियस गोल्स, उन गोल्स की तरफ जो उन्होंने एग्री किया था हम 2010 में, जो एग्री किया था 2010 में. कब? यूनाइटेड नेशन CBD के टाइम पे, जब यूनाइटेड नेशन CBD, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उस टाइम पे इन्होंने कहा था 2010 में कि हम 17% ऑफ लैंड एंड आइलैंड वाटर इकोसिस्टम को कंजर्व करेंगे. इसी के ही साथ 10% कोस्टल वाटर एंड ओशन को प्रिजर्व करेंगे बाय 2020. और 2020 में ये काम समाप्त हो गया हुआ है. अब ये रिपोर्ट अंडरलाइन करती है कि जो वादे किए गए थे 2010 में, क्या उन वादों पे खरा उतरा गया है कि नहीं उतरा गया है. फाइन. अब द क्वेश्चन इज कि ये रिपोर्ट पब्लिश की किसने है? याद रखना, ये रिपोर्ट पब्लिश की है UNEP ने और साथ में IUCN ने. So this report is published jointly by UNEP and IUCN. कहाँ पे है हेडक्वार्टर UNEP का? नारोबी, कीनिया. तो which of the following is going to be the correct option? It is going to be A, that is UNEP. Fine? Okay. आगे बढ़ते हैं. Which of the following countries are member of both BIMSTEC and ASEAN? Fine? अब एशियान में कितने कंट्रीज हैं? 10. बिम्स्टेक में आपके 8 कंट्रीज हैं. ठीक. बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और आपका एशियान के जो आपके 10 नेशंस हैं. अब इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जो दोनों का ही पार्ट हैं? अब कंट्रीज़ के नाम याद होना चाहिए क्योंकि 10 और 8 ही हैं, तो वेरी इजी टू रिमेंबर. अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो उसके 8 नेशंस के नाम हैं, दैट इज श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार एंड योर नेपाल. ठीक है. सो कौन कौन सी आ गई आपकी? म्यांमार आ गया, एक आपका थाईलैंड आ गया और आपका भूटान आ गया. तो ये 3 के नाम आ गए. ठीक है. म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, ये क्या है? आपके बिम्स्टेक के पार्ट है. अगर हम एशिया नेशंस की बात करें तो वो कौन कौन से आपके? ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. म्यांमार को बहुत जगह पे बर्मा भी लिखा होता है. सो आप लोगों ने शायद वो बनाए होंगे अपने हिसाब से कैसे इनको याद रखना, एक्रोनियम्स बनाए होंगे, तो कभी कभी किताबों में बर्मा भी दिया होता है. सो आप याद रखिएगा, जहाँ बर्मा इट मीन्स म्यांमार. फाइन. तो कितने नाम कॉमन है दोनों में? इट इज़ म्यांमार एंड थाईलैंड. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 2 3 4. तो 1 और 3. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर बिम्स्टेक एंड एशियान. Fine. All right. Let's get on to question number 6. Question number 6 is, what is it? Okay. Maitre Setu, recently seen in news, is a link between. अब Maitre Setu, अब सेतु का इज मतलब ब्रिज होता है, तो मतलब ये ब्रिज है, ये किन 2 कंट्रीज के बीच में ब्रिज है या ब्रिज बन रहा है, आपको बताना है. ऑप्शन नंबर 1, इज इट इंडिया नेपाल? ऑप्शन नंबर 2, इज इट इंडिया भूटान? ऑप्शन नंबर C, इज इट इंडिया बांग्लादेश? ऑप्शन नंबर D, इज इट इंडिया म्यांमार? सबके सब हमारे नेबर्स हैं, लेकिन इनमें से किसके साथ हम ये मैत्री सेतु बना रहे हैं? सबसे पहले आप याद रखिएगा, सेतु का मतलब होता है ब्रिज और मैत्री का मतलब होता है मित्रता, मतलब फ्रेंडशिप. सो इट इज़ अ फ्रेंडशिप ब्रिज, HIP. सो इट इज़ अ फ्रेंडशिप ब्रिज, राइट. अब ब्रिज है तो किसी के ऊपर बन रहा होगा, किसी रिवर के ऊपर, तो बन रहा है फेनी रिवर के ऊपर. किस रिवर के ऊपर? फेनी रिवर के ऊपर.
अब ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये रिवर ओरिजिनेट करती है त्रिपुरा से, मतलब इंडिया की रिवर है, त्रिपुरा से ओरिजिनेट करती है, यहाँ से ये फ्लो होके जाती है बांग्लादेश में। फाइन, सो ये होके जाती है बांग्लादेश में एंड फाइनली इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो वेर इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन कर लेती है। तो कहाँ होती है? फेनी रिवर के ऊपर बन रहा है ये फ्रेंडशिप डैम या मित्र सेतु डैम। और कहाँ से ओरिजिनेट करती है फेनी रिवर? त्रिपुरा से ओरिजिनेट करती है, देन इट मूव्स टूवर्ड्स बांग्लादेश एंड फाइनली इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में ब्रिज हो गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। फाइन, ओके। Question number 7. Question number 7 is special drawing rights can be used to number 1 statement number 1, supplementing IMF member countries official reserves. Option number 2, is it settling balance of payment transactions? Option number C, bridge फिजिकल डेफिशिएंट एंड फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब याद रखना, जो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, दे आर नॉट करेंसीज, इट इज़ एक्चुअली अ पोटेंशियल क्लेम। मतलब करेंसी नहीं होता, इट्स नॉट हार्ड कैश, लेकिन एक पोटेंशियल क्लेम होता है जो किनको मिलता है? IMF के मेंबर्स को मिलता है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। कब मिलता है? जब उनकी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ जाए। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ जाए, उस टाइम पे ये IMF के पास जाके ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं उनको लेते हैं। अब बिकॉज इट इज़ नॉट हार्ड कैश नहीं है ये, इसीलिए दे कैनॉट बी यूज्ड फॉर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इनको, क्योंकि ये एक्चुअल हार्ड करेंसी नहीं है, तो इनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं यूज़ करते। इनको हम सिर्फ कब यूज़ करते हैं? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ जाए। सो क्या आंसर हुआ इसका? ऑप्शन नंबर 1, इज इट 1 and 3? मैं आपको बता देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सो इज इट स्टेटमेंट नंबर 1 and 3? ऑप्शन नंबर 2, इट इज स्टेटमेंट नंबर 1 and 2? ऑप्शन नंबर सी, इज इट ओनली स्टेटमेंट नंबर 1? और ऑप्शन नंबर डी, इज इट 1, 2 and 3? तो याद रखिएगा, ये तो हुआ नहीं, हमने अभी देखा। सो 1 and 2, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दैट इज IMF के मेंबर्स को मिलता है और सेटल जब उन कंट्रीज़ को मिलता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस को सेटल करना होता है, जब वहाँ पे क्राइसिस आ जाए। राइट, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is Dipsang Plain is a disputed area between which two countries? Option number 1, is it India Nepal? Option number B, is it India China? Option number C, is it China Bhutan? और ऑप्शन नंबर डी, इज इट इंडिया पाकिस्तान? नाउ ये जो दो कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में ये प्लेन है, ये डिस्प्यूटेड एरिया, जो दोनों कंट्रीज़ जो हैं इसका वेस्ट और ईस्ट आपस में बांटा हुआ है। मतलब बांटा हुआ ऐसे क्योंकि दोनों अलग अलग, वेस्ट और ईस्ट दोनों अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं इसके ऊपर वो करती हैं, क्या होता है वो, कंट्रोल करती हैं। सो सॉरी, नाम नहीं, वर्ड नहीं आ रहा था। सो कंट्रोल करती हैं, राइट। अब ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, दे हैव बीन एक्सट्रीमली इन न्यूज़ लास्ट ईयर। तो पिछले साल 2020 में ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। अब ये दोनों कंट्रीज़ कौन सी हैं? इंडिया नेपाल नहीं है, इट इज़ इंडिया एंड चाइना। सो इट इज़ इंडिया एंड चाइना। दिप्सांग प्लेन की अगर हम बात करें तो ये एक हाई ऑल्टीट्यूड पे प्लेन्स मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है? अक्साई चिन में। सो अक्साई चिन में जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे जो है ये दिप्सांग प्लेन्स मौजूद हैं। अब ये इंडिया और चाइना जो है वो डिवाइड करते हैं और अलग अलग जो वेस्ट और ईस्ट है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न पार्ट की तो वो इंडिया कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट की तो वो चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है, चाइना, नॉट पाकिस्तान, चाइना। फाइन। अब चाइना कंट्रोल जितना मर्जी कर ले, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि ये क्या है, हमारा है। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना बट इट इज क्लेम्ड बाय इंडिया। फाइन। कहाँ पे है ये आपका? अक्साई चिन, ठीक है, जो एक डिस्प्यूटेड रीजन है। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 9.
Consider the following statements regarding space station. So it is actually international space station. इसको ऐसे space station लिख दिया सिर्फ. और 1 2 3 statements है. Statement number 1, a space station is a large spacecraft that remains in low Earth orbit for extended period of time. Option number 2, International Space Station is the first fully functional space station built by 5 space agencies. Option number 3, the ownership and the use of International Space Station is established by intergovernmental treaties and agreements. Up. International Space Station is extremely in news, was in news rather. क्यों था ये न्यूज़ में? क्योंकि चाइना जी ने बोला कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे. ओके, सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है? स्पेस स्टेशन इज़ एन एपिटमी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. इट इज़ नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द कॉस्टलीस्ट, जो सबसे महंगी चीज़ इस दुनिया में बनती है ना, इट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. मतलब इंटरनेशनल है तो क्या हो गया? अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया है. स्पेस में एक अपना स्पेस क्राफ्ट है. अब वो जो अपना स्पेस क्राफ्ट है, सिर्फ क्राफ्ट नहीं है, वो हैबिटेबल है. हैबिटेबल किसका है? जितनी भी कंट्रीज़ का इसमें पार्टिसिपेशन होता है, वो अपने अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे भेजते हैं और वो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे काफ़ी हफ्ते और महीनों तक वहाँ पे रह सकते हैं. सो इट इज़ हैबिटेबल. अब चाइना ने बोला कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जिसके चलते उन्होंने अपना मिशन जो था उसको लॉन्च कर दिया. अब देखो वहाँ पे बजरी सीमेंट तो लेके जा नहीं ना सकते, तो ये रॉकेट के द्वारा जो है पोर्शंस में चीज़ों को भेजते हैं, मतलब सेक्शंस को भेजते हैं, और फिर ऊपर जाके जब इनको रॉकेट के द्वारा पहुंचाया जाता है, फिर इनको असेंबल करके स्पेस स्टेशन बनाया जाता है, विच इज़ इटसेल्फ इज़ एपिटमी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. मतलब 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जाए तो इट वोंट बी रॉन्ग. अब चाइना ने जब अपना ये रॉकेट के द्वारा वो भेजा अपना, तो जब वो रॉकेट ने वहाँ पे उसको ड्रॉप कर दिया, राइट, जहाँ पे ड्रॉप करना था, उसके बाद व्हेन दैट रॉकेट केम बैक, अब ये लो अर्थ ऑर्बिट पे होता है, नीचे की तरफ होता है. अब ये लो अर्थ ऑर्बिट से वापस जो था धरती के अंदर घुस गया. अब कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही ना. इनिशियली इट वॉज लाइकली टू, मतलब कहाँ गिरेगा, इट वॉज लाइकली कि कहाँ गिरेगा. बट फिर 2 दिन के बाद ये गिर गया, और ये गिरा मॉलडीव्स के पास. लेकिन बचाव ये हो गया कि वहाँ पे किसी भी ह्यूमन लाइफ को नहीं हुआ प्रॉब्लम. ये मॉलडीव्स के थोड़ा ही दूर जाके ये पानी में गिर गया. फाइन. सो ये होता है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है. आई विल लिस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो एंड वॉच इट. ठीक है. अब ओके, हाँ, तो ये कहाँ होता है? नंबर 1, लो अर्थ ऑर्बिट पे होता है. पहला वाला सही. दूसरी बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ द फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल स्पेस स्टेशन बिल्ट बाय 5 स्पेस एजेंसी. अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये कब बना है आपका? ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये आपके 5 जो है स्पेस एजेंसीज़ के साथ मिलकर बना था. मतलब एक कंट्री ने नहीं बनाया, 5 स्पेस एजेंसीज़ ने बनाया. तो ये सही हो गया. कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं? नासा, दूसरी जापान, तीसरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी एंड रोसकॉस्मोस, दैट इज रशियन. ठीक है. इन 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा ये बना है, तो ये भी सही हो गया. बट क्या ये फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल स्पेस स्टेशन है? नो, इट इज़ नॉट द फर्स्ट फुल्ली स्पेस स्टेशन, क्योंकि इससे पहले 1986 से लेके 2001 तक इट वॉज मीर, विच वॉज अ स्पेस स्टेशन जो होली और सोली USSR का था. ठीक है. सो 1986 में बाय USSR ये मीर स्पेस स्टेशन बनाया गया, अकेला USSR का था. जब ये USSR टूट गया, उसके बाद रशिया ने इसको चलाया 2001 तक. बट लेटर ऑन उसी के बीच इन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको बना दिया. सो इट वॉज नॉट द फर्स्ट स्पेस स्टेशन, फर्स्ट था आपका मीर. अब इनका ओनरशिप
और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब देखो इतनी कंट्रीज काम कर रही है तो झगड़ा तो होता रहेगा, इसीलिए एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स के द्वारा ये काम करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिल बांट के कुछ नहीं हो सकता कि चल आज तेरी बात मानते हैं। सो इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट के द्वारा इट इज़ बीन मेड। फाइन। अब इसी के साथ आप याद रखना कि रशिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसने बोला है कि हम 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट कर लेंगे। सो 2025 में हम विड्रॉ करेंगे अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। क्यों करेंगे? क्योंकि इनको मज़ा नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा है कि हम 2030 तक अपना जो है जैसे मीर था पहले वैसा ही एक स्पेस स्टेशन बना देंगे। और इंडिया ऑल्सो लुक्स फॉरवर्ड कि हम भी कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे। सो इज इट ऑप्शन, अब ऑप्शन कौन सा सही होगा? सिर्फ सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 and 2, ऑप्शन नंबर 1 and 3 और ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3। सो सही गलत, क्योंकि फर्स्ट नहीं था सही। सो इट इज़ 1 and 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके। Consider the following statements regarding G4 nations. G4 nations are, अब G4 nations है मतलब ग्रुप ऑफ 4 nations, उनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं 1 and 2, आपको बताना इनमें से कौन सी वाली सही है। सो G4 nations are group of 4 countries, obviously correct, which support each other's bid for permanent seat on the United Nations Security Council। 110% करेक्ट कि ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि हमको भी एक परमानेंट सीट UNSC में मिलना चाहिए। अब इनको अपोज करते हुए आपका है कॉफ़ी क्लब, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। ठीक है, सो इनको अपोज करता है कॉफ़ी क्लब विच इज़ हेडेड बाय इटली, कि नहीं भैया हम नहीं आने देंगे आपको। ठीक है, अब इन G4 कंट्रीज़ का नाम क्या है? इन कंट्रीज़ का नाम आपको अपने दिल और दिमाग दोनों पे छाप देना है। इट इज़ द बिग J, ब्राज़ील, इंडिया, जापान, जर्मनी। सो इंडिया बिग, सो ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, बिग J। हाँ ओके, सो ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी नहीं दिया गया है एंड जापान। सो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। सो कौन कौन सा सही हो गया इसका ऑप्शन? ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक, हाँ एक और चीज़, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात हो ही रही है तो ये एक यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है, 6 में से जो एक ये मेन ऑर्गन है। और इंडिया जो है वापस से क्या कर रहा है, यूएनएससी को 2 साल के टर्म के लिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इसको हेड करने वाला है। ठीक है, okay, so question number 11, the Mekong is a transboundary river in Southeast Asia. It does not pass through which of these countries? अब मेकोंग क्या है? मेकोंग एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये ओरिजिनेट करती है एक स्प्रिंग से इन द तिब्बतियन प्लेट्यू। सो तिब्बतियन प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है एक स्प्रिंग से। ठीक अब तिब्बतियन प्लेट्यू से आती है तो ऑब्वियसली क्या बन जाती है? एक ट्रांसबाउंड्री रिवर बन जाती है। याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एटलस, बहुत जगहों पे ओके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एटलस इट इज द 12th largest in the world and 7th, sorry, according to world atlas it is the 12th longest, my bad, it's not largest, it is longest. So it is the 12th longest in the world and 7th longest in Asia. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे which is the longest river in the world and longest river in Asia. This is a homework for you all and I am going to reply you in the comment section. So जो इसका आंसर करेंगे मैं उनको comment section में ही reply करूँगी। फाइन, ठीक है। सो क्या हो गया? ये 12th longest है वर्ल्ड में और 7वें नंबर पे आता है एशिया में। बहुत जगहों पे 6th भी दिया होता है, 6th लॉन्गेस्ट इन एशिया, बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एटलस उनके अकॉर्डिंग ये 7th लॉन्गेस्ट है।
ठीक है, अब हमको बताना है ये कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है। याद रखना ये पास करता है चाइना, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड एंड लाओस। ठीक है, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। तो इंडिया से नहीं करता है। ठीक है, तो डज नॉट है, नहीं करता है, तो इंडिया से ये नहीं करता है। लेकिन चाहे ये इंडिया से नहीं करता हो, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कॉरपोरेशन है इनके नाम का, दैट इज मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक इनिशिएटिव है जो एम करता है कि हम क्लोज कनेक्शंस बनाएं। जो भी 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो गंगा और मेकोंग रिवर का पानी शेयर करती हैं, उनके साथ हम कॉरपोरेशन करें और इनिशिएटिव मतलब क्या कहते हैं, इनिशिएटिव स्टेप्स लें ताकि इन 6 कंट्रीज़ के बीच में क्या हो, अच्छे कनेक्शंस बने। तो याद रखिएगा मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है वो इस नाम का ये भी है, लेकिन मेकोंग जो है वो इंडिया से पास नहीं करती है। सो नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, बिकॉज ऐसा माना जाता है एंड इट इज़ ट्रू ऑल्सो कि एक टाइम आएगा, मतलब टाइम आएगा, क्या आ ही चुका है, जब टेररिस्ट विल नॉट बी होल्डिंग गन्स एनी मोर। जो टेररिज्म है या जो डिस्ट्रक्शन है, इट कैन बी डन सिटिंग एट अ प्लेस यूजिंग अ लैपटॉप और इंटरनेट। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी जो है इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चाहे आप एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेके एसएसबी का, चाहे आप केएस के लिए तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीएससी कर रहे हैं, चाहे आप जेके एसएसबी करें, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नाउ Shadowpat recently seen in news is a number 1 superbug। superbug मतलब बायोटेक। superbug क्या होता है, इट इज़ काइंड लाइक एक बीमारी नहीं कह सकते, बट इट इज़ रिलेटेड नॉट विथ साइबर सिक्योरिटी बट इट रिलेटेड टू योर बायोटेक, लिविंग थिंग्स के साथ ही रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर 2, इज इट अ मालवेयर। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ बोवीन इन्फेक्शन। और ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ आर्टिफिशियल प्रोटीन। अब देखिए ये जो तीनों हैं आपके बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया साइबर सिक्योरिटी, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप बोल देंगे कि इट इज़ मालवेयर। एक तो आप याद रखिएगा, इट इज़ मालवेयर या फिर इट इज़ अ ट्रोजन हॉर्स मालवेयर। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर तो हो गया आपका, बिल्कुल सस्ती भाषा में बोला जाए तो वायरस हो गया। ट्रोजन हॉर्स हो गया एक तरीके का क्या बोलते हैं, आंखों के आगे पट्टी सॉर्ट ऑफ, मतलब ओके आई टेल यू, इट इज़ जो देखने में हमको कुछ और लगे बट असलियत में कुछ और हो। ठीक है, क्या कहते हैं, शेर की खाल में बिल्ली, बस वही कि देखने में, नहीं बिल्ली की खाल में, चलो जो भी होता है, कि देखने में इट माइट लुक लाइक अ कैट बट इन रियलिटी इट इज़ समथिंग एल्स, इट्स अ टाइगर, राइट। सो ट्रोजन हॉर्स हो गया मालवेयर। एक तो ट्रोजन हॉर्स मालवेयर है जो देखने में कुछ लगता है और रियलिटी में कुछ और होता है। नाउ दिस शैडोपैड वाज एक्सट्रीमली इन न्यूज़ क्योंकि एक ग्रुप है चाइना का नोन एज रेड एको। ऐसा एक यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर। एक यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर। उन्होंने ऐसा अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिन्होंने उसमें बताया कि चाइना का एक लिंक्ड ग्रुप है रेड एको जो इंडियन पावर सेक्टर को टारगेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे आके टारगेट नहीं कर रहा है, बट चाइना बैठे बैठे मालवेयर की हेल्प से हमारे इंडियन पावर सेक्टर को जो है टारगेट कर रहा है। और ये किसने रिपोर्ट दी थी, ये रिपोर्ट दी थी एक यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म ने जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर। और उन्होंने बताया कि एक चाइना का ग्रुप है जिसका नाम है रेड एको। उन्होंने क्या किया है, एक मालवेयर जो है मालवेयर के द्वारा इंडियन पावर सेक्टर को जो है उसका डेटा जो है उसको निकालने की कोशिश की है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मालवेयर, शैडो पैड। ठीक है, सो 3 नाम पड़े, रेड एको क्या है, ये चाइना का एक ग्रुप है जो कौन सा मालवेयर यूज कर रहा है, शैडो पैड। ये बताया किसने हमको, ये बताया हमको एक यूएस की साइबर सिक्योरिटी फर्म है। ठीक है,
रिकॉर्डेड फ्यूचर। तो आपको अगर ये पेपर में ये सारे शब्द दिखे तो आपको मेरी आवाज़ याद आनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने टारगेट किया था 10 वाइटल नोड्स को, मतलब इंडिया के 10 वाइटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जगहों पे, और 2 सी पोर्ट्स को टारगेट किया था, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मतलब नो डेटा वॉज ब्रीच्ड, सो नो डेटा ब्रीच। बट येस, चाइना ट्राइड कि यहां से कुछ डेटा जो है उसको निकाला जाए, ठीक है। अब एक सिक्योरिटी फर्म है आपकी कैस्परस्काई, ठीक है। एक आपकी ये एक सिक्योरिटी फर्म है जिन्होंने बोला कि शैडो पैड इसीलिए ही बनता है ताकि वो टारगेट कर सके सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से किसी चीज़ का सप्लाई होता है उन जगहों को टारगेट कर सके, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, आपका एनर्जी आ सकता है, टेलीकॉम आ सकता है, आपका पावर आ सकता है। तो ये होता है आपका शैडो पैड। किसके द्वारा? रेड एको, जो एक चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ ग्रुप है, उनके द्वारा रेड एको से एक मालवेयर निकाला गया, दैट इज़ योर शैडो पैड, सो इट इज़ अ malware. Fine. All right. So I hope these questions were helpful to you, and I will see you back soon with another video. And don't forget, आप लोगों ने मुझे comment section में answer देना है, and I am going to reply you personally for each and every comment. Fine. So thank you guys and have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you.